कि फिर इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पहले कश्मीर पर कब्जा करेगा, फिर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो पिछले 70 सालों में अब हम कहते हैं आजादी के बाद कि भारत की सीमा बाघा बॉर्डर है, लेना तो है। 47 में गलती हुई और कुछ टुकड़ा उधर चला गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं तो 500 साल बाद वापस तो लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार। कर्जा और बेर क्या क्या दो चीजें सपूत चुकाते हैं कि हिंदू धर्म ये कहता है कि इस हाथ से दान दो, इस हाथ को पता, दान गुप्त दान होता है। दान को यूं बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बताया जाता है इतना दे दिया, इतना दे दिया। और आप ये क्या तारीफ करते रहते हैं, मेरे पिताजी ने इतना दिया, मेरे पिताजी ने इतना दिया। उसने कहा आपने दिया कभी किसी को? तो मान सिंह जी को लगा इसने तो मिसाइल अपनी तरफ ही कर दी। अच्छा, लुगाई बेइज्जती करे तो फील ज्यादा होता है थोड़ा। अकबर के दिमाग में यह था कि मेरे मरने के बाद जहांगीर को राजा नहीं बनाना है, मेरे मरने के बाद राजा बनाना है खुसरो को। किसको बनाना है? क्योंकि अकबर के 3 बेटे थे, 2 दारू पी पी के मर गए थे, एक तीसरा जिंदा था जहांगीर, और ये उनसे भी ज्यादा दारू लिया था। तो अकबर को लगा मैंने 50 साल में इतनी लड़ाइयां लड़के जो साम्राज्य बनाया, ये शराबी आदमी उस पूरे साम्राज्य को गंवा देगा। इसलिए अकबर को लगा क्या किया जाए। अकबर को लगा बेटे को नहीं बना के सीधा पोते को बना दे, ये तो दारूडिया वैसे ही मरी जाना है, तो सीधा सीधा अगला वैसे भी किसको बनाना है? खुसरो। और खुसरो बहादुर है, योग्य है, सब उसमें योग्यता है। तो अकबर ने पहले तैयारी कर रखी थी कि अगला राजा किसको बनाएंगे? खुसरो। जब अकबर लास्ट में बीमार हुआ, बुढ़ापे के अंदर जाके 4 पे पड़ा, आज मरे कल मरे, तब जहांगीर मिलना चाहता। जहांगीर को पता चला कि मेरे बाप के मरने के बाद मेरे को राजा नहीं बनाएंगे, सीधा मेरे बेटे को राजा बनाएंगे। बेटा कौन था? तो उसने कहा मैं अकबर से मिलना चाहता हूं, लेकिन अकबर ने रोक लगा दी कि जहांगीर मेरे से मिलने भी आ नहीं सकता। पर जहांगीर ने जुगाड़ किया, बादशाह बीमार है तो खूब सारे लोग मिलने आते, पुरुष महिलाएं सारे यूं बादशाह के समाचार लेने आते, बादशाह के लिए पूछने आते। तो एक बार एक महिलाओं का दल बादशाह से मिलने के लिए आ रहा था, सब बुरका पहन के। तो जहांगीर बुरका पहन के आ गया और वहां अकबर के जाके पैरों में पड़ गया। और अकबर का बापू क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है तू, और मुझे राजा बना दे। अकबर ने कहा यार तू दारू ज्यादा पीता है, मर जाएगा दारू पी पी के, क्या करेगा राजा बन के? उसने कहा एग्जैक्टली यही मैं कर रहा हूँ, मैं दारू ज्यादा पीता हूँ, थोड़े दिन में मर जाऊंगा पी पी के, वैसे ही कौन बनेगा? तो बीच में 2-1 साल एंजॉय कर लेना दो यार। तो फिर अकबर का भी लास्ट टाइम में दिल पसीजार, उसने राजा किसको बना दिया? जहांगीर। किसको बना दिया? जहांगीर। अच्छा, पहले अकबर ने किसको कर रखा था? खुसरो बैठा है पंजाब, कहां बैठा है? पंजाब। जहांगीर है आगरा, अकबर है आगरा। अकबर आगरा में मरा, मरते जहांगीर क्या बन गया? बादशाह। अच्छा, उधर खुसरो ने तैयारी कर रखी, उसने शेरवानी सिला रखी कि रास्ते लग होगा भाई साहब, ढंग से करवाएंगे। खुसरो ने खुद को राजा घोषित कर दिया पंजाब में। अब मुगल साम्राज्य में 2 राजा, जहांगीर कहां बना हुआ है? कहां पे? आगरा। और खुसरो कहां बना हुआ है? और खुसरो ने देवी देवता धोखने शुरू कर दिए, वे राजा बन गए। अच्छा, उस समय सिखों के 5वें गुरु जी महाराज जो थे वो पंजाब विरासते थे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज। कौन से थे? तो खुसरो अर्जुन देव जी महाराज से मिलने के लिए चला गया। अब कोई संत महात्मा होते हैं तो भला आशीर्वाद ही देते हैं। तो खुसरो मिलने के लिए गया, तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा विजय भाव जीतो भाई। अब जहांगीर को पता है कि अब एक राज्य में 2 बादशाह बन गए, वो खुद भी बादशाह और उसका बेटा भी क्या है? बादशाह। पर एक राज्य में बादशाह तो एक ही होना चाहिए। अब जहांगीर को खुसरो को पकड़ना है, तो जहांगीर को खुसरो को पकड़ने के लिए आगरा छोड़ के कहां जाना पड़ेगा? पंजाब। पर अब जहांगीर को एक भी आदमी पे विश्वास नहीं। जहांगीर को लगे यदि मैं आगरा छोड़ के गया, इसको आगरा सौंप दूं, क्या पता है खुसरो से मिलकर आगरा पे कब्जा कर ले। ये यार इससे तो मेरी नहीं बनती, ये इससे भी मेरी नहीं बनती। फाइनली उसको एक आदमी पर भरोसा हुआ। वो आदमी कौन था? राय सिंह बीकानेर बैठा है, तो उसने राय सिंह को मैसेज किया जितना जल्दी हो जाए बीकानेर से आगरा। राय सिंह आगरा गया कि बता भाई क्या समाचार है। उसने कहा यार तू आगरा संभाल, मैं खुसरो को पकड़ने के लिए कहां जा रहा हूं? पंजाब। आगरा। किसने? किसको? फिर जहांगीर गया पंजाब, पंजाब जाके उसने खुसरो को हराया, फिर उसने खुसरो को पकड़ा, फिर खुसरो की दोनों आंखें निकाली और जेल में बंद कर दिया। और कहा किसने आशीर्वाद दिया था? कि साहब सिखों के 5वें गुरु जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को मार दिया उसने। खुसरो कई साल तक जेल में रहा, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता, आगरा की जनता ये कहती थी कि जहांगीर के मरने के बाद अगला बादशाह किसको बनाएंगे? खुसरो, कि हमारा प्रिय राजकुमार खुसरो। अरे खुसरो को दिखता ही नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी राजा हमारा कौन होना चाहिए? खुसरो। अब खुसरो का एक छोटा भाई और उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम को लगा कि अरे यार यदि खुसरो राजा बना तो अपने तो फालतू में युद्ध लड़ रहे हैं, यदि खुसरो को राजा बना देंगे तो फिर खुर्रम एक दिन जहांगीर के पास गया। उसने कहा पिताजी ये क्या तरीका है, और भैया को जेल में क्यों बंद कर रखा है? उसने कहा तेरे भैया ने विद्रोह किया था इसलिए जेल में बंद किया गया। अब हो गया जो होना था, जेल से बाहर निकालो और मैं भैया को साउथ इंडिया घुमाऊंगा, क्योंकि खुर्रम की खुद की पोस्टिंग कहां पे थी? साउथ इंडिया। तो जहांगीर ने कहा पर इसको दिखता ही नहीं है, क्या करेगा? नहीं मैं बताऊंगा भैया को, भैया ये फलाना मकबरा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, मैं इसको सब समझाऊंगा। जहांगीर ने कहा बेटा भाइयों भाइयों में प्यार है, ले जा। फिर खुर्रम खुसरो को लेके गया साउथ इंडिया, ले जाके मार दिया। बाप ने निकाली आंखें, भाई ने, खुसरो बेचारा बदनसीब व्यक्ति था। तो दोनों पहले जहांगीर पकड़ता है और बाद में खुर्रम उसको क्या कर देता है? मार। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बिट्टू सुजा कहते हैं कि जो लूणकरण है वो दानवीर आदमी था, इसलिए क्या हुआ कलयुग का। और राय सिंह कहते हैं राय सिंह वाकई बड़ा दानवीर आदमी था। राय सिंह एक बेटी थी, उसकी शादियां आमेर वाले राजा मान सिंह के साथ की हुई। किसे की हुई थी? आमेर का राजा मान सिंह था, इसकी शादी किससे की हुई? राय सिंह की बेटी से। किसे की हुई बोलो? राय सिंह की बेटी की शादी किससे हुई? आमेर के राजा मान। और उसको उस राय सिंह वाली जो बेटी थी, जो मान सिंह की रानी थी, उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि मेरे पिताजी दानवीर है। और उसको जब भी कोई समाचार मिलता, अब होता है राय सिंह किसी को दान देता तो कभी कविताएं बनाते, कभी उनपे दोहे बोलते, कभी उनपे गीत गाते, तो वो समाचार आते आते आमेर आते, अरे राजा राय सिंह ने 11,000 रुपए का दान दे दिया, राजा राय सिंह ने 21,000 रुपए का दान दे दिया। और उसको पता चलता कि मेरे पिताजी ने दान दिया है, तो बाकी सब रानियों को इकट्ठा कर देगी। सुना तुमने?
अपन 11,000 दिए, मेरी तरफ से पार्टी है। फिर उन रानियों को टॉर्चर और करती है, तुम्हारे पापा भी देते हैं क्या? थोड़ा बहुत 11-21 दिया है क्या किसी का भी? तो रानियां बेचारी बड़ी परेशान होती है उससे। एक बार राय सिंह ने किसी एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का दान दिया। कितना दिया? तब तो भाई साहब उसने बाकी रानियों को 3 दिन भंडारा दिया। 3 दिन तक उनको टॉर्चर किया। तो रानियां परेशान हुई, उन्होंने मान सिंह को शिकायत लगाई कि मान सिंह जी, आपकी ये जो रानी है ये हमें टॉर्चर करती रहती है। इसके पिताजी जब भी दान देते हैं तो हमें तो कहती है कि देखो मेरे पिताजी इतना दान देते हैं, और साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारा बाप तो कुछ नहीं देता। तो मान सिंह जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार ये थोड़ी होता है। मान सिंह जी उस दिन जब रानी के महल में गए तो रानी को जाकर कहा कि हिंदू धर्म ये कहता है कि इस हाथ से दान दो, इस हाथ को पता, दान गुप्त दान होता है। दान को यूं बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बताया जाता है इतना दे दिया, इतना दे दिया। और आप ये क्या तारीफ करते रहते हैं, मेरे पिताजी ने इतना दिया, मेरे पिताजी ने इतना दिया। उसने कहा आपने दिया कभी किसी को? तो मान सिंह जी को लगा इसने तो मिसाइल अपनी तरफ ही कर दी। अच्छा, लुगाई बेइज्जती करे तो फील ज्यादा होता है थोड़ा। मान सिंह जी को बड़ा बुरा लगा। मान सिंह जी खाना खाने के बाद उठे, बाहर गए, वित्त मंत्री को बुलाया और वित्त मंत्री कहा कल सुबह मैं उठते ही बाहर आऊंगा बिना मुंह धोए, 5 लाख रुपए और 5 गरीब लेके तैयार रहना। कितने रुपए और कितने गरीब आदमी? अगले दिन मान सिंह जी उठे, बिना मुंह धोए बाहर आए, 5 लाख रुपए लेके वित्त मंत्री जी तैयार खड़े थे, उनसे 5 लाख रुपए लिए, 500 गरीबों को 1-1 लाख रुपए बांटे और जाके सो गए। किसी को बताया भी नहीं। पर ये खबरें कहाँ छुपती है? वो 500 गरीब पूरे शहर में जाके, क्या अगर राजा हो तो राजा मान सिंह जैसा हो, सुबह सुबह कितने का दान दिया है? 5 लाख का। और भाई साहब बिना मुंह धोए निर्णाबासी बाहर आया था और बाहर आके दान दे के गया। अब चारों तरफ चर्चा है कि दानवीर हो तो कैसा हो? राजा मान सिंह जैसा। अब ये बाकी रानियों को पता चला। बाकी रानियों ने उस रानी के महल के बाहर खड़े होकर बातें करनी शुरू की कि राजा हो तो राजा कैसा हो, जिसने कितने का दान दिया है? 5 लाख। फिर कोई एक आधी रानी कहती है वैसे सुना है थोड़े दिन पहले किसी ने लाख एक दिए थे। 5 तो 5 होता है भाई, 1 लाख तो कोई दे सकता है, लेकिन 5 लाख हर कोई। इतने में कोई दूसरा रानी के सुना है वो 1 लाख दिए थे, तब लोगों ने 3-3 दिन पार्टियां कर दी थी। अब वो रानी अंदर बैठी बैठी गुस्से के अंदर गया, अरे आज तो गजब ही हो गया। दोपहर तक तो अंदर बैठी रही, दोपहर के बाद बाहर आई, बाकी सब रानियों का आओ मेरी तरफ से पार्टी है। आज किस बात की पार्टी? उसने कहा इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो मेरे पिताजी या मेरे पति। चित भी अपनी, पट भी अपनी। तो वो रानी, वो जो राजा है, वो किस राजा की पसंद आई है? राय सिंह। तो राय सिंह क्या था? राजपूताने का गायन था और बहुत अच्छे कवि थे, खूब अच्छी किताबें लिखी थी राय सिंह जी ने। ये तो किला बनवाया था। खुद की पोस्टिंग गुजरात में कहाँ रही थी? जूनागढ़। इसलिए बीकानेर में किला बनाया, उसका नाम भी क्या रखा? जूनागढ़। 2 कारण बताए जाते हैं, एक तो पोस्टिंग वहां जूनागढ़ थी, इसलिए बीकानेर वाला किला उस जैसा बना, इसलिए बीकानेर वाले किले का नाम भी क्या रख दिया था? जूनागढ़। एक राजस्थानी भाषा में जूने का मतलब होता है पुराना। जूने का मतलब क्या होता है? बीकानेर की स्थापना करने वाला राव बीका, तो राव बीका ने छोटा मोटा किला तो बना लिया था। राय सिंह उस किले को विस्तार देता है, तो पुराने वाले किले को विस्तार दिया गया, जूनेगढ़ को भी बनाया गया, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? तो बीकानेर में कौन सा किला बनवाया था? अब राजा को तो टाइम मिले नहीं, राजा तो देख लो कहां कहां लड़ रहा है, काबुल, कंधार, ठट्टा, बलूचिस्तान। तो राजा ने अपने एक मंत्री को कहा कि भाई तुम ये किला बनवाओ। उन मंत्री जी का नाम था करमचंद। क्या नाम था? राय सिंह लिए कहते हैं कि राय सिंह आंसू कवि था। कैसा कवि था? क्या होता है आंसू कवि? जिसकी कविता को पढ़ के आंसू आ जाए, ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरिया। क्या होता है आंसू कवि? जो हाथों हाथ कविता बना दे वो आंसू कवि। किसको कहते हैं आंसू कवि? बताओ। है ना, आपको टॉपिक दिया, हाथों हाथ कोई चीज देखी, हाथों हाथ उस पर कुछ ना कुछ गा दे, हाथों हाथ कोई कविता बना दे, उससे उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे एक वर्ड होता है आशुतोष। क्या वर्ड होता है? जो हमेशा राजी रहे, जो हमेशा शिव। बड़ा भंडारी हमेशा खुश रहता है, भांग में भी खुश हो जाए, धतुरों में भी खुश हो जाए, दूध में भी खुश हो जाए, तो वो क्या है? आशुतोष। तो जो हमेशा राजी रहे वो तो क्या कहलाए? जो हमेशा कविता बनाने के मूड में रहे, क्या होता है? आंसू। तो राय सिंह कहते हैं राय सिंह आंसू कवि था। राय सिंह एक बार साउथ इंडिया गया हुआ था, उसने साउथ इंडिया में एक पौधा देखा। क्या देखा? बीकानेर साइड में फोक का पौधा होता है, इतना ऊंचा पौधा होता है, खूब सारे फोगड़े लगते हैं, केवल बीकानेर साइड में तो और कहीं नहीं होते। बीकानेर या नागौर जो इलाका, उस इलाके के अंदर खूब सारे फोक होते हैं। राय सिंह गया हुआ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जंगलों से होकर जा रहे, और वहां उसको एक फोक दिखाई दे गया। तो राय सिंह को लगा यार ये तो अपना पौधा है, यहाँ साउथ इंडिया में क्या कर रहा है? तो राय सिंह उस पौधे को देख के, उस पौधे पे दोहा बनाता है, उसको बीकानेर की याद आती है, तब वो उस फोग को देख के कहता है तू सैं देसी रूखड़ो। बोलो देखे, रूखड़ा मतलब पेड़ पौधा, सैं देसी एकदम देसी, तू हमारे देश का है, तू सैं देसी रूखड़ो, तू एकदम देसी रूख है, हमारे देश का है। मैं परदेसी लोग, बोलो हम तो खुद ही प्रदेश में आए हुए, ये हमारा देश नहीं है, साउथ इंडिया में हम तो प्रदेश में आए हुए। तू सैं देसी रूखड़ो, मैं परदेसी, माने तो अकबर भेजिया। बोलो हम तो प्रदेश में इसलिए आए क्योंकि किसने भेज दिया? तू क्यों आयो फोग, तेरे को किसने भेजा, तू क्यों आया यहाँ पे? तो कि भाई फोग के पौधे को देख के भी राय सिंह को वहां पे क्या याद आया था? बीकानेर याद आया था, इसलिए उसने क्या कहा? तू सैदेशी रूखड़ो, मैं परदेसी, माने तो अकबर भेजिया, तू क्यों आयो फोग। तो किस पौधे को देख के? बीकानेर में उस समय भी क्या चल रहा था? टीवी पे कह रहा था जनाब बाप की तरफ क्या चल रहा है, कि हमारे तो यहाँ पे लिखो दरबारी विद्वान। अगला राजा कौन है बताओ देखे? मुगल बादशाह बनाया था औरंगजेब। कौन बनाया था? औरंगजेब।
औरंगजेब के दिमाग में था कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया जाए, लेकिन उसके प्रॉब्लम सबसे बड़ी है राजा थे। राजा कह रहे थे हम तेरी तरफ से लड़ लेंगे, तेरे अंडर में काम कर लेंगे, लेकिन अपना धर्म बदलेंगे नहीं। और जब तक राजा धर्म नहीं बदलेंगे जनता कैसे बदले, क्योंकि तब तो ये था राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या हो जाएगी जनता। तो औरंगजेब के दिमाग में आया कि इन सारे राजाओं का ही मैं चेंज करवा दूं ना, तो फिर जनता अपने आप ही कर लेगी, या राजा खुद ही उसका करवा लेगा। पर राजाओं का कैसे करवाया जाए, मानते नहीं। अपने भारत में उन दिनों लोगों का एक विश्वास था कि जो अटक नदी पार कर लेता है, कौन सी नदी, पाकिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, अटक, जो अटक नदी पार कर लेता है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या विश्वास था लोगों का, जो अटक नदी पार कर लेता है उनका धर्म, कारण अटक पाकिस्तान में है ना, अटक नदी को पार करते आगे आ जाता है ईरान, क्या आ जाता है, ईरान, ईरान अफगानिस्तान वाला ये इलाका आ जाता है। अब अटक तक भारत था, आगे ईरान अफगानिस्तान वाला आ जाता। अब जैसे अटक नदी क्रॉस करोगे, आगे जो लोग थे वो गाय का मांस खाते, आगे जो लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते, आगे जो लोग थे वो आपके धर्म में विश्वास ही नहीं करते। तो ये लोग मानते यदि को अटक नदी पार करके उधर गया है पक्का उसने गाय का मांस खाया, यदि अटक नदी पार करके उधर गया है तो उसने मूर्ति पूजा वहां पर नहीं की। और यदि किसी ने गाय का मांस खा लिया, फिर किस बात का हिंदू है तू, तो अब तू हिंदू धर्म से क्या हो गया, भ्रष्ट। तो अब यदि को अटक नदी क्रॉस करके वापस आ गया, लोगों ने कहा तू हमारा भाई नहीं साइड में, अब वो हिंदू नहीं होता, फिर वो दूसरा धर्म अपना, दूसरा धर्म भारत में कौन सा था, इस्लाम, तो वो बाद में क्या बन जाता, मुसलमान। औरंगजेब को लगा मैं इनको अटक, और अब ये क्या लोगों के, भाई ये बनाया तो क्यों गया होगा नियम, नियम इसलिए बनाया गया कि अटक जाके कोई आएगा कुछ दिन वहां पे रहेगा तो वहां पे गाय का मांस खा लेगा, इसलिए उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। पर धीरे 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 नियम ऐसा हो गया कि जो पार भी कर लेगा वो भ्रष्ट है, भले ही पार करके वहां नहीं खाए, पार करके अपना गेहूं साथ में लेके जाए, खुद का गेहूं खाए, पर ना ना वैसा अटक क्रॉस, इसका मतलब तेरा धर्म क्या हो गया है। ये भारत में कई नियम थे, अपने अंग्रेज आए थे तब तक ये नियम था, या खूब पुराने टाइम तक नियम रहा था कि जो समुद्र की यात्रा करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो समुद्र की यात्रा करेगा उसका धर्म। और बात भी सही है, समुद्र की यात्रा में 6-6 महीने 12-12 महीने लगते पानी वाले जहाज में यहां से वहां जाने में, तो उस 6 महीने 12 महीने तक पानी के जहाज पे रहोगे, क्या खाओगे, वही जो जहाज पे बन रहा है आपके, तो जहाज पे मांस यही बनता, यही खाते। तो जो पानी की यात्रा करके आ जाता कहते धर्म भ्रष्ट बाहर, कलिवज्जे, एक कानून हुआ करता था उस समय। कौन सा कानून था, कि जो समुद्र की यात्रा करता है उनका धर्म क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। उस कानून को क्या बोलते थे, और बात भी सच्ची है, वाकई होता ही है भ्रष्ट। बाहर जाने के बाद में खाने के नाम पे तो कोई चीज मिलती नहीं। वो तो मेरे याद है, हम वो पहली बार घूमने के लिए गए रूस, तो दिलीप सर ने कहा खाना साथ में ले जाना, यहाँ से खाना नहीं मिलेगा वहां, साथ में कितना लेके जाओ, आप 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए वहां पे जा रहे हो तो क्या करो। तो हम वास्तव में लेके गए, फिर तब समझ में आया, धीरे धीरे लोगों से पूछा भाई क्या लेके जाए, तो कहा हल्दीराम ब्रांड है अपना, हल्दीराम, हल्दीराम वाले रोटी बनाते हैं और वो रोटी 15 दिन चल जाती है। तो हम खूब सारी रोटियां लेके गए। सब्जी का क्या करें, तो कहा सब्जियां बनाते हैं सूखी, वहां ले जाने के बाद बस पानी में गर्म कर लेना, खा लेना। अचार लेके गए खूब सारा, खूब सारे लेके गए, शक्करपारे, शक्करपारे जानते हो, तो खूब सारे शक्करपारे लेके गए, नमकीन खूब बिकाजी वाले नमकीन और बिस्किट खूब सारे, मतलब एक सूटकेस तो इनसे भर के लेके गए। कपड़े इनको स्वेटर वो तो कम थे, और ये बड़ा ज्यादा था कि भाई वहां खाना क्या खाएंगे। अच्छा वहां जाने, अब होता है क्या, जब कम होता है ना तो जल्दी खत्म होता है, और जब अपने को पता होता है ना कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तब भूख भी ज्यादा लगती है। यूं नॉर्मली भले अपने 4 रोटी में दाब जाए, पर वहां जाने के बाद लगता है ना यार एक तो और खाई लूं। तो फिर हमने यूं पहले प्लान बनाया कि यार ये खत्म हो जानी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ ढूंढते कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, बाकी तो कहीं भी जाओगे वहां गाय का मांस है, तो खाएंगे क्या, कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, उसके अंदर क्या पता थोड़ा सा बचाव हो सकता है अपना, उसको अपने जाके कह भी सकते हैं कि यार ये कर दे वो कर दे। तो पहले मॉस्को रहे थे हम, तो मॉस्को में तो इंडियन रेस्टोरेंट मिला ही नहीं पहले दिन तो कोई। दूसरे दिन हमें किसी ने बताया कि रेस्टोरेंट है ताजमहल, तो ताजमहल जो इंडियन रेस्टोरेंट है, हम वहां ताजमहल गए, वहां जाने के बाद पता चला वो इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान वाले बड़े चालू पड़ते हैं, पाकिस्तान वाले क्या बाहर जाके वो यदि ये करें हम पाकिस्तानी है, तब तो लोग उनके रेस्टोरेंट आए नहीं, ये क्या पता कब उड़ा दे, स्वाहा करना है इनको तो धमाका कर दे। तो वहां जाके ना नाम रखेंगे ताजमहल, लाल किला, तो नाम से क्या लगता है इंडियन, होता है कौन है, पाकिस्तान। तो हम वहां गए, हमने जाकर पूछा इंडियन रेस्टोरेंट, और वहां जो स्टाफ काम करता है वो सारा उज्बेकिस्तान का, तो वो मालिक भी नहीं, मतलब एकदम उज्बेकिस्तान का स्टाफ। तो उस स्टाफ वालों को जाकर पूछा रहे भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट है, उसने कहा नो। ओनर कौन है इसका, वो नाम लिया, कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है। मैं कोई बात नहीं, पाकिस्तान का तो मिला तो सही, उससे तो बात करें, तो ओनर तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। तो ये जो स्टाफ वाले हैं इनमें कोई तो पाकिस्तान का होगा, ना कोई पाकिस्तान का नहीं है। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, कई जन उनसे माथा पच्ची की, जो फाइनली का एक बांग्लादेश का है, बुला हमको उस बंगाली को, बुला तू इधर आज। वो बंगाली आया, वो कोई स्टूडेंट था, वो वहां पढ़ता था रूस में, और पार्ट टाइम जॉब करता था, वहां काम करता रेस्टोरेंट में। हमने उसको बुला, कहा देख इंडिया से आए हैं, तो उसने कहा मेरे को हिंदी बोलती नहीं आती, समझ लेता हूँ, तुम कुछ हिंदी में बोलो मैं अब वरना क्या है, उनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है, कौन सा तेल यूज में लेना, वो तेल ही नहीं समझते, क्या करना है क्या नहीं करना है, मसाले कम डालने ज्यादा डालने, उसको हमने ढंग से थोड़ा समझाया कि यार तुम ये तेल यूज मत ले लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। उसने कहा सर आप चिंता मत करो, मैं समझ गया आपकी भावना, वैसा वैसा मैं खाना बनवा दूंगा। तो वो थोड़ा यूं खाना बना ढंग का बनवा के लिया, वरना वो मसाले डालते ही नहीं, फीका फीका खाते हैं, अपने को फीका फीका पता नहीं। तो उसका थोड़ा यूं तड़का होना चाहिए यार थोड़ा ठीक लगे। हाँ मरीजों वाला खाना किसे खाया जाए, ये तो हम अचार तो खा ही रहे थे होटल में बैठे बैठे। तो फिर हम फाइनली खाना वाना खा के बाहर आए, तो हम वापस उन स्टाफ वालों से वापस किधर भिड़े, मैं एक आधा पाकिस्तानी तो का मिला,
और हम जाएंगे नहीं, हम तुम्हें बिल नहीं देंगे जब तक किसी पाकिस्तानी से मिलाओगे नहीं। अब लेट हो गई, लेट नाइट हो गई थी, तो उनके और ग्राहक भी नहीं थे, हो गए यार कोई नहीं है। फाइनली उनमें से किसी एक ने कहा कि एक बंदा है जो हमारे रसोइया है, जो सेफ है हमारा, जो रोटियां बनाने का काम करता है, सब्जियां, वो जो है वो पाकिस्तानी, मैं बुलाओ। उन्होंने कहा इस स्टाफ में तो कोई नहीं है, अंदर रसोई के अंदर है, मैं बुलाओ। दानिश, दानिश नाम का एक लड़का था मोटा सा, वो आके क्या राजी भाई हमारे गले लग लग के भाई जान कितने दिन बाद हिंदी बोला, इधर अंग्रेजी बोल बोल के कंठ छिल गया हमारा दूसरे देश में दुश्मन देश वाला भी भला लगता है कि यार कम से कम अपनी भाषा तो बोल रहा है, ये तो अच्छा है। हमें खूब राजी है, दानिश को टिप विप देनी होती है तो दानिश को दे के आएगा, इन उज्बेकों को क्यों देनी है, दानिश भाई है यार, दानिश को टिका दो अपने। और दानिश ने कहा कल वापस आना, कोई दिक्कत हो तो मैं, और फिर दानिश तो हालांकि दूसरे दिन हम मॉस्को थे ही नहीं, दूसरे दिन सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। वहां जाने के बाद गाइड ने बताया कि यहाँ एक लुधियाना का ही ढाबा है। फिर लुधियाना वाले सरदार जी के पास जाकर खा के आते। सरदार जी को पूछा, सरदार जी कब आ गए थे? सरदार जी का 1947, देश आजाद होती सरदार जी रूस से और गजब ढाबा था, हमारे होटल के एकदम पास में था, तड़का या तंदूरी इसी प्रकार से कोई नाम से था। और आप जाओ तो आपको फील भी बहुत अच्छा था कि आप इंडिया के किसी रेस्टोरेंट में, फोटो लगा रखे, राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, पुराने पुराने, और सारे गाने भी अंदर वही चल रहे हैं, याहू याहू याहू, पुरानी फिल्मों में गाने आते थे। कौन था मिथुन चक्रवर्ती का बहुत फेमस सा गाना है वो, जिमी 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 आजा आजा आजा, है ना? तो वो रूस का बहुत फेवरेट गाना है, मतलब रूस रूस वाले भारत वालों को खूब पहचानते हैं, भारत वालों को यूं बड़ा अच्छा भी रखते हैं। तो जैसे को रूस का बंदा मिलता है, अब अपने क्या इंडियंस की पाकिस्तानियों की सबकी शक्लें एक जैसी हो जाती है, ज्यादातर तो पहचान लेते हैं कि तुम इंडियन हो क्या, पर फिर भी कई बार जैसे वो पूछते पता चलता इंडियन, तो जैसे ही उनको पता चलता इंडियन, अगला फटाफट कहता जिमी 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 आजा 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 तो वहां पे ये इतने फेमस है, राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, नए वालों में शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ये सारे फेमस है, सबके सब वो जानते हैं। उसमें आप कैब में बैठो, कैब वाले को हिंदी आती नहीं, हिंदी तो आएगी, इंग्लिश ही नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, सिंगल आदमी उनमें से इंग्लिश नहीं जानता। रूस में जो एक आधा को इंग्लिश जानता है वो भी इतनी टूटी फूटी जानता है कि उनकी इंग्लिश सुन के हमें बड़ा घमंड हो गया, अपने कितनी शानदार है। वो तो हमारे साथ एक वो थोड़ा ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोले, और उसको समझाया, किसी कैब वाले को समझाया कि हमें एयरपोर्ट जाना है, उसके पल्ले ही नहीं पड़े। वो शुद्ध इंग्लिश में, ढंग की इंग्लिश में बोले, वो वापस हाथ हिलाए, कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा। या तो मेरे को मोबाइल में इंग्लिश में बोलो, मैं ट्रांसलेट करूंगा रस्सी में, फिर पता चलेगा। फिर मैंने कहा मैं समझा देता हूँ, मैंने कहा रूस टू इंडिया, रूस टू इंडिया, एयर एयर, प्लेन प्लेन, उसने कहा एयरपोर्ट में, यस आओ मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें, मैं इसको मेरे जितनी मेरे को आती है इतनी इसको आती है, इसलिए हमारा एकदम बराबर बराबर बैठेगा इससे है जी। भारत में तो वास्तव में तो बाहर जाके लगता है कि यार वास्तव में बाहर जाने के बाद धर्म भ्रष्ट होता ही है। अब कई बार सोचते हैं कि नहीं यार अपने ये नहीं खाते कि भाई उनके क्या रोटी सब्जी तो मिलनी नहीं, रोटी सब्जी तो मिलेगी नहीं, तो क्या मिल सकता है? जैसे होटल के अंदर वो आपको ये ला देंगे, बर्गर ला देंगे, पिज्जा बर्गर तो सब जगह मिल जाएंगे, तो लगता है पिज्जा बर्गर भारत में खाते हैं, यहाँ भी खा ले पिज्जा बर्गर तो खा ले। पर फिर मन में आता है कि वो हर चीज में ऑयल जो यूज लेते हैं बीफ ऑयल है, वो बीफ ऑयल यूज लेते हैं उनके जो रेस्टोरेंट होते हैं। अच्छा आप उनको कहे भी दो कि नहीं ये नहीं लेना, वो लेना है, फलाना लेना है, क्या पता दूसरा भी यूज ले लेंगे। पर फिर दिमाग में आता है यार पास के किसी एक कढ़ाई में तो बना रहे होंगे बीफ, इधर कोई बना रहे होंगे चावल, अपने भाई चावल मंगवाते हैं, चावल सब जगह मिल जाते हैं, बर्तन सेम, और चलता कुर्सा भी मारता ही होगा, यूं करता करता, तो वो मन नहीं मानता। तो मुझे लगा कि यार नियम सही थे, यदि आप समुद्र की यात्रा करके आते हो तो आपके धर्म क्या हो जाएंगे। ये तो आज जब इतनी सुविधाएं हो गई, जब वहां इंडिया के रेस्टोरेंट है, जब इतनी दिक्कत आती है, तो आज के 500 साल पहले यदि कोई बाहर जाता होगा तो फिर तो गाय का मांस खाता ही होगा, और यदि खाता है तो बाद धर्म क्या हो जाता है। तो औरंगजेब ने एकदम दिमाग लगाया कि इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि अटक पार करते धर्म क्या हो जाता है, भ्रष्ट, इसलिए मैं इनको अटक पार करवा देता हूं, और जैसे सारे राजा अटक पार कर लेंगे तब ये खुद ही गिल्ट फील करेंगे कि हमारा धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट, और जब राजा ये मान लेंगे तो राजा बन जाएंगे मुसलमान, और राजा जब मुसलमान बन जाएंगे तो जनता को भी क्या बना देंगे। राजस्थान वाले राजाओं को यहाँ से वो युद्ध करता करता गया, अटक नदी के पास लेके गया, वहां जाने के बाद उसने कहा कल अटक क्रॉस करेंगे। अटक क्रॉस की बात आई तब अपने बड़ों कान खड़े हुए, क्यों इतने सारे लोगों को अटक क्यों क्रॉस करवा रहा है, कहा उधर युद्ध आगे युद्ध करने के लिए चलेंगे। पर इनमें से किसी एक को पता चला, कोई एक मुस्लिम ही थे, कोई साथ वाले राजा, उन्होंने आगे कहा कि कल उधर ले जाके तुम सबको मुसलमान बनाएगा। उन्होंने कहा यार ये तो मरा दिया यार, उधर तो नहीं चलेंगे, क्या किया जाए। तो जयपुर का राजा था मिर्जा राजा जयसिंह, क्या नाम था, वो औरंगजेब के पास गया, उसने औरंगजेब को जाकर, औरंगजेब वो कल अटक क्रॉस नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे, कल तू कर ले परसों हम कर लेते हैं। कल कल क्या दिक्कत है, अरे कहा जयपुर से अभी अभी समाचार है कि मेरे पोता हुआ है, तो कल हम यज्ञ करेंगे, तुम भी रुकना चाहो रुक सकते हो यज्ञ में। औरंगजेब ने दिमाग खराब, मैं तुम्हारे स्वाहा में आज बैठूं कल बैठूं, मैं कल ही क्रॉस कर लूंगा। औरंगजेब क्रॉस कर गया, ये अटक नदी है बीच में, इधर अपने राजस्थान वाले राजा बैठे हुए, इधर क्रॉस करके औरंगजेब चला गया, इधर औरंगजेब बैठा हुआ। दूसरे दिन उसने नामे वापस भेजी कि भाई जाओ इन राजस्थान वाले राजाओं को इधर लेके आओ, राजस्थान वाली सेना को इधर लेके आओ। जब नामे आई तब बीकानेर का राजा कौन है, ये सबसे पहले आगे आता है, इन नावों को तोड़ देता है। इसने कहा नहीं हम अटक क्रॉस करेंगे नहीं। यहाँ जीते राजा थे, उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की बात नहीं मानते, हम किसकी बात मानते हैं, हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं, हमारा बादशाह कौन है। इसलिए करण सिंह को वहां बाकी राजाओं ने उपाधि दी, जंगलधर बादशाह। क्या उपाधि दी, जंगलधर मतलब बीकानेर, बीकानेर वाला अब हमारा बादशाह, इसलिए क्या उपाधि हो गई। तो अब कोई पूछेगा जंगलधर बादशाह की उपाधि पहली बार बीकानेर के कौन से राजा ने धारण की, कौन से युद्ध के दौरान या कौन से अभियान के दौरान, अटक। जब औरंगजेब उनको कहां लेके गया था, अटक। देखो अच्छा मैंने शायद पहले ही बताया होगा आपको, हमने एक बीच में राजा पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ, मैंने तब भी बात बताई थी आपको, है ना, कि वो बाकायदा अपने अभिलेख में लिखवाता है
कि मैंने मलेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। कौन सी नदी के? मैंने मलेच्छों को मार के अटक नदी के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मलेच्छों को अटक नदी ना पार करने दे। कौन सी? अच्छा, मलेच्छ का मतलब अपने यही था जो हमारी संस्कृति नहीं मानते, जो गाय का मांस खाते हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं मानते, फॉरेनर्स, विदेशी जो होते हैं, उनको अपने यहाँ क्या बोलते थे? मलेच्छ। तो मैंने खुसरो खुसरो सा का अटैक हुआ था, गजनी वाला खुसरो सो आया था, तो हो सकता है उसके युद्ध को वो गजनी अटक तक छोड़ गया होगा, तो वो कहता है मैंने मलेच्छों को मार के कहां के पार भगा दिया? अटक। और मैं चाहूंगा कि दुश्मन को कभी भी अटक नदी क्रॉस करने देनी नहीं। अच्छा, वो बात है उसकी 1155 के आसपास की। कब की है? 1150 के आसपास में उसका वो अभिलेख है, तब की ये बातें। 1155, एक दो साल ऊपर नीचे मान लो ना। इसके लगभग 500 साल बाद, कितने साल बाद? या 400 के आसपास मानो, 400 साल बाद आपके 1569 में बूंदी का राजा है सुरजन। बूंदी का राजा कौन है? अकबर के साथ संधि करता है, हमने पढ़ा था बूंदी के सुरजन। अच्छा, बूंदी का राजा सुरजन संधि करता है। संधि का मतलब क्या है? अकबर से संधि का मतलब अकबर के अंडर आ गए आप। अकबर जहां लड़ने के लिए भेजा आप लड़ने के लिए जाओ, वो संधि में लिखवाता है कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जाऊंगा पर अटक क्रॉस नहीं करूंगा। क्या क्रॉस नहीं करूंगा? अटक क्रॉस करके नहीं जाऊंगा। इसके लगभग 100 साल बाद, आप लगभग 1660 मान लो, ये बीकानेर वाला कर्ण सिंह है और ये अटक क्रॉस करने से मना कर देता है, और वहां पर इसको क्या उपाधि मिली थी? जंगलधर बाज। इसके लगभग 70-80 साल बाद मराठों का एक पेशवा बनता है बाजीराव। कौन बनता है? और वो कहता है कि जो मराठों का राज्य है वो कहां से कहां तक होगा? अटक से। अच्छा, अपने वाले कटक तो जानते नहीं थे, बाजीराव और उनका क्या उड़ीसा की तरफ विस्तार था, तो वो कटक को जानते हैं। अपने वालों ने सबने ये काम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, अटक क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि झंडा कहां से कहां तक होगा? अटक से। अच्छा, कटक तो समझ में आता है कि कटक के बाद में आगे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी, तो भारत खत्म हो गया। पर इधर वाली बाउंड्री वो कहां बता रहे हैं? तो मुझे कई बार लगता है कि यार, यहां से लेके यहां तक लगभग 600-700 साल का टाइम है। हमारे लोगों को, सबको, पूरे भारत को पता थी कि हमारी बाउंड्री कहां है, कि हम अटक तक हमारी बाउंड्री है, अटक तक हमें जाना है, अटक के बाद हमें जाना नहीं। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आमेर का राजा हुआ था मान सिंह। कौन हुआ था? तो मान सिंह अटक क्रॉस करता है, अफगानिस्तान जीतता है अकबर की तरफ से, तो मान सिंह जब क्रॉस करके जाने लगा तो मान सिंह की सेना ने विद्रोह कर दिया, नहीं जाएंगे, अटक पार नहीं करेंगे। फिर मान सिंह उनको समझाता है कि सबे भूमि गोपाल की। क्या कहता है? पूरी धरती गोपाल की। गोपाल मतलब पूरी धरती किसकी है? सबे भूमि गोपाल की। इसमें अटक कहां? बोलो। सारी भूमि भगवान कृष्ण के, इसमें अटकने की कोई बात है? जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। जिसने मन में मान लिया कि मेरे को नहीं जाना, वही अटकेगा। बाकी तो पूरी धरती भगवान कृष्ण की है, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता। और अपने पूरी सेना जा रही है, अपना अनाज अपने पास है, अपने मसाले अपने पास है, अपना खाना खाएंगे। अपने क्यों खाएंगे? मलेच्छों का खाना ही नहीं खाएंगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि हम अटक क्रॉस करेंगे नहीं। हम एक एक आदमी को पता था कि हमारी बाउंड्री कहां तक है। पिछले 70 सालों में अब हम कहते हैं आजादी के बाद कि भारत की सीमा बाघा बॉर्डर है। भारत की सीमा क्या है? अटक के राजा वो भी नहीं थे, अटक आगे पड़ा था, वो इधर के राजा थे। बीकानेर के राजा की बाउंड्री अटक थोड़ी है, वो तो बीकानेर ही बैठा है, पर फिर भी उसको पता है भारत की सीमा कहां है। हमने सीमा ही क्या माननी शुरू कर दी। तो अब जब सीमा ही बाघा बॉर्डर माननी शुरू कर दी, तो हम तो भूल ही गए ना अटक हमारा है। और जब भूल ही गए तो वापस कैसे लेंगे? लेना तो है। 47 में गलती हुई और कुछ टुकड़ा उधर चला गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं तो 500 साल बाद वापस तो लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार। कर्जा और बेर, क्या क्या दो चीजें? सपूत चुकाते हैं। बाप के कर्जा रह गया था सिर पे, सपूत होगा तो चुकाएगा। कपूत होगा तो कहेगा बाप मर गया, जाके लिया उससे ऊपर से। सपूत होगा तो अगले बंदे को कितने रुपए तेरे? सब 10,000 रुपए थे, ये पकड़ो। या अभी नहीं है, 2 साल बाद दूंगा, ब्याज समेत दूंगा, मेरे बाप का कर्जा मैं उतारूंगा। और बेर, बाप की किसी से लड़ाई थी, उसको भी कौन पूरा करे? सपूत होता। हमारी तो लड़ाई है भाई साहब, अटक हमारा था, पर हम कपूत पैदा हुए ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि हमारी सीमा कहां है। जोर से बोलो रे, लो मत बोलो तो सही, जोर जोर से बोल के अगली पीढ़ी को तो सुनाओ, ताकि अगली पीढ़ी तो सपूत निकले, वो तो लेके आए तुम्हारे। सर, क्या उम्मीद की जाए तुमसे। शोएब अख्तर का नाम सुना है? शोएब अख्तर, शोएब अख्तर पाकिस्तान का फास्ट बॉलर हुआ है। आपने नहीं देखा हो खेलते हुए, मेरा तो उसको खेलते हुए देखा हुआ है। और बड़ा भयानक लगता था यार, यूं फेवरेट प्लेयर था हमारा। और वास्तव में उसको देख के डर लगता था कि यार कितनी फास्ट बॉल फेंकता है, सारे प्लेयर उससे डरते थे। देखने वाले को डर लगता है कि टीवी तोड़ के बॉल ऊपर आ जाएगी। शोएब अख्तर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो उसके रिटायरमेंट के बाद का 2011-12 के आसपास उसने रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद का उसका इंटरव्यू। एक लड़की पाकिस्तान की एंकर है, वो उसका इंटरव्यू ले रही है। वो पूछती है कि शोएब, अब जब तुम रिटायर हो गई हो, आजकल क्या करते हो? भाई खिलाड़ी होता है तब तो बंदा क्या करता है, 4 दिन खेलता है, प्रैक्टिस करता है, अपनी अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है। अब क्या करते हो? तो उसने कहा आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो क्या बात करते हो, तुम किताबें भी पढ़ते हो? उसने कहा अरे मैं बड़ा जहीन आदमी हूँ, बुद्धिमान। क्या हूँ? यानी आदमी हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आजकल क्या, किस सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हो? तो उसने कहा एक कोई राइटर का नाम बताया, मैं उसकी बुक पढ़ रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट है इसका? उसने कहा इस बुक में भविष्यवाणी है। क्या है? उसने कैसे? क्योंकि बुक तो बहुत पुरानी है, पर इसमें पहले लिख दिया गया ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो जैसे कि उस बुक में ये लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत पर राज करेगा, जबकि वो किताब बाबर से पुरानी है। बता किया था कि नहीं किया था? वही करके थी, हाँ किया था। इस बुक में लिखा फिर बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी बाहर निकाल देगा। निकाला नहीं निकाला? हाँ। फिर इस बुक में लिखा हुमायूं का बेटा अकबर पूरे हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा करेगा।
तो अगर ये छोड़, इसमें तो ये लिखा हुआ है 1947 में तकसीम होगी। क्या लिखा हुआ है? 1947 में तकसीम। तकसीम मतलब बंटवारा। हुआ कि नहीं हुआ? भुगतिया हुआ। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है 1965 की जंग पाकिस्तान जीत जाएगा, और पाकिस्तान ये मानता है कि 1965 में वो जीत गए थे। पाकिस्तान सबके लिए मानता है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी मानता है कि हम जीत गए। बाकायदा विक्ट्री परेड निकाली है उन्होंने, है ना। वो भारत के साथ में पाकिस्तान की लड़ाइयां हुई है 48, 65, 71, 99 और ये ऑपरेशन सिंदूर, ये छोटे मोटे मान लो, है ना। पाकिस्तान इस एक में कहता है वो हार गए थे, बाकी सब में पाकिस्तान कहता है कि हम जीत गए। अच्छा, इसको क्यों कहता है हार गए थे? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने, कितने फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। तो फोटो है ना, ऐसे बैठे होंगे 93,000 की बंदूक रख रख के। तो यहां तो झूठ बोल नहीं सकते, बाकी सब जगह कहते हैं हम तो जीते थे। तो कहता 65 की जंग अपने जीते कि नहीं जीते? लड़के हाँ। कि फिर इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पहले कश्मीर पर कब्जा करेगा, फिर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो क्या बात करते हैं, हाँ पहले हम कश्मीर पे कब्जा करेंगे फिर। और उसने कहा सुन, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा करेगा, तब अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। क्या है बोलो देखे? अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। दरिया मतलब नदी, दरिया मतलब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। अटक के पास 2 बार युद्ध होंगे, हम जीतेंगे और जीतने के बाद हिंदुस्तान पे क्या कर लेंगे? कब्जा। अब तक उसकी बकवास से मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं फर्जी बातें कर रहा है, भविष्यवाणियां। जैसे उसने कहा अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, तो मेरा दिमाग काम किया, यार कहानियां तो इनके भी वही है कि सीमा कहां तक है। और फिर मुझे लगा कि ये कह रहा अटक के पास 2 बार युद्ध होगा, इसका मतलब है भारत की सेना कहां तक पहुंच जाएगी? इसका मतलब भारत की सेना पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगी। और जैसे ही उसने कहा अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, और वो जो लड़की थी उस लड़की ने कहा आमीन। मैंने खुद ने भी कहा आमीन। मैं खुद भी चाहता हूं ऐसा ही हो, अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाए और हम वापस कब्जा किस पे कर ले, और वापस हम बाउंड्री कहां से कहां तक बना दे? अटक से, ताकि वो जो ऊपर बैठा विग्रह चतुर्थ पुष्प वर्षा करे। कि मैं अभिलेख में लिख के आया था कि मलेच्छों को अटक पार करने नहीं देना है, हमारी बाउंड्री कहां तक है? अटक। सूरजन ऊपर बैठा बैठा मिठाई बांटे, यहां मैंने लिखा था कि अटक के पार हम जाएंगे। करण सिंह उस दिन कहे कि हाँ मैं कौन हूं? जंगलधर, और मराठों का पेशवा बाजीराव बल्लाल राजी हो गया, हमारा झंडा एक बार फिर कहां से कहां तक है? अटक से। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पक्का? अपने नहीं तो अगली पीढ़ी ले, अगली नहीं तो अगली पीढ़ी ले। पर कब? जब अगली पीढ़ी को पता हो, पता भाई पता हो ये प्लॉट पहले हमारा था, फलाना जी कब्जा कर गए, तो लेने का प्रयास ही करेंगे। और जब पता ही नहीं है ये किसका है,